हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीएस बाय प्रियंका। और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं 61 क्वेश्चन ऑफ बायोलॉजी जो कि एसएससी सीजीएल 2024 प्री के एग्जामिनेशन में पूछे गए थे। ये क्लासेस आपके मेंस एग्जामिनेशन के लिए भी हेल्पफुल होंगी, इसीलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और चलिए फिर बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा है कि प्रकृति की कार्यात्मक इकाई क्या है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, इकोसिस्टम। यहाँ से आपको ये चीज याद रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए कि इकोसिस्टम वर्ड किसने क्वाइन किया था, तो इसको क्वाइन किया था एजे टॉन्सले ने। और अगर आपसे ईयर पूछा जाएगा तो 1935। यहाँ से आप एक चीज ये भी याद रखेंगे कि अगर आपसे पूछा जाए कि प्रोटोप्लाज्म वर्ड किसने क्वाइन किया था, तो इसको क्वाइन किया था पुरकिंजे ने। इसका भी ईयर आपको याद रखना है 1839। ये दो वर्ड आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट। यहाँ पर आपसे पूछा है कि कौन सा कथन यहाँ पे गलत है। पहला वाला यहाँ पे स्टेटमेंट है, फैट्स एंड ऑयल्स आर ऑक्सीडाइज्ड दे बिकम रैंसिड। सेकेंड स्टेटमेंट है, फैट्स एंड ऑयल्स गेट रिड्यूस्ड ओवर टाइम एंड स्मेल बैड। तीसरा स्टेटमेंट है, एंटीऑक्सीडेंट्स आर एडेड टू फूड्स कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन। फोर्थ स्टेटमेंट है, चिप्स मैन्युफैक्चरर्स यूजुअली फ्लश बैग्स ऑफ चिप्स विथ नाइट्रोजन टू प्रिवेंट द चिप्स फ्रॉम गेटिंग रैंसिड। यहाँ पे एक वर्ड आपको दिख रहा होगा, रैंसिड। ये रैंसिडिटी क्या होता है? रैंसिडिटी का मतलब सिंपल लैंग्वेज में आप समझ सकते हैं कि कोई चीज़ बासी हो जाना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप दुकान से चिप्स खरीद के लाते हैं और वो बहुत ज़्यादा ख़राब लगता है, आपको खाने में बहुत कड़वा सा लगता है ना, तो हम कहते हैं कि वो रैंसिड हो चुका है। इसी वजह से आप देखते होंगे जो भी चिप्स वगैरह आते हैं ना, उसमें हवा भरी होती है, बेसिकली नाइट्रोजन, जिससे कि ये जो चिप्स होते हैं ये रैंसिड ना हो, उन्हें प्रिवेंट करने के लिए। रैंसिडिटी की डिफिनीशन ही यही होती है कि प्रोसेस ऑफ कंप्लीट और इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन और हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर, लाइट, मॉइस्चर। तो कभी भी कोई भी चीज़ अगर एयर, लाइट या फिर मॉइस्चर के कांटेक्ट में आती है तो वो क्या होता है, उनका कंप्लीट या इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हो जाता है। या फिर अगर फैट एंड ऑयल हैं वो एयर, लाइट या फिर मॉइस्चर के कांटेक्ट में आते हैं तो उनका हाइड्रोलिसिस हो जाता है। इसी प्रोसेस को रैंसिडिटी कहते हैं। पहला वाला जो स्टेटमेंट है ना, फैट्स एंड ऑयल्स आर ऑक्सीडाइज्ड दे बिकम रैंसिड, तो ये बिल्कुल सही है कि फैट या ऑयल जब ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं तो वो रैंसिड हो जाते हैं। सेकेंड यहाँ पे है, फैट्स एंड ऑयल्स गेट रिड्यूस्ड ओवर टाइम एंड स्मेल बैड। यहाँ पे कहने कि फैट एंड ऑयल जो होते हैं टाइम के साथ साथ कम हो जाते हैं और वो खराब स्मेल करते हैं, तो ये वाला यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। स्टेटमेंट सी यहाँ पे है कि जो भी फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड होते हैं ना, उनमें एंटीऑक्सीडेंट ऐड किए जाते हैं ताकि उनका ऑक्सीडेशन ना हो और वो रैंसिड ना हो, तो ये स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन डी भी यहाँ पे सही है कि चिप्स मैन्युफैक्चरर जो होते हैं वो चिप्स के पैकेट में बहुत सारे नाइट्रोजन गैस फिल कर देते हैं जिससे कि ऑक्सीडेशन ना हो उसका और वो रैंसिड ना हो। यहाँ पे आपसे इनकरेक्ट वाला पूछा था तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, Which of the following illustrations shows the mitochondria's structural details। यहाँ पर सिंपल लैंग्वेज में आपसे क्वेश्चन पूछा है कि इनमें से कौन सा इमेज है माइटोकॉन्ड्रिया का, तो ये बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये है माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर। यहाँ पे आपसे सेल यानी कोशिका से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है तो आपको इसके रिगार्डिंग और भी चीज़ें याद आनी चाहिए। सेल वाली क्लास जब मैंने यूट्यूब पे कराई थी तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि सेल दो तरीके के होते हैं, एक होता है डेड सेल और एक होता है लिविंग सेल। अगर आपसे पूछा जाए कि डेड सेल की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट हुक ने इसको खोजा था कॉर्क में। कॉर्क क्या होता है, पेड़ की छाल, आप देखते होंगे ना, इसका इमेज मैं यहाँ पे लगा दूंगी जिससे कि आपको और क्लियर तरीके से समझ में आए। पेड़ की जो छाल होती है ना, उसी से बनता है कॉर्क, उसी में इन्होंने डेड सेल की डिस्कवरी की थी। अगर आपसे पूछा जाए कि किस ईयर में इन्होंने डिस्कवर किया था, तो 1665 में। अगर आपसे पूछे कि लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने की थी, तो लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। यहाँ से आपको ये भी याद रखना है कि इन्होंने लिविंग सेल की डिस्कवरी 1674 में की थी। और अगर आपसे पूछा जाए कि कहाँ पे की थी, तो पॉन्ड में इन्होंने खोजा था और इन्होंने कॉर्क में खोजा था। ये तो बेसिक चीज़ें हो गई सेल के रिगार्डिंग।
इसके अलावा आपको ये भी याद रखना है कि सेल की स्टडी को हम कहते हैं साइटोलॉजी। यहाँ पे मैंने सेल का इमेज लगाया हुआ है जिससे कि आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी। यहाँ पे आप ये वाला जो स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं ना, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये है न्यूक्लियस और ये है डीएनए, और यहाँ पे आप ये जो देख पा रहे हैं ना, ये माइटोकॉन्ड्रिया है जो कि आपसे पूछा गया है। इसके अलावा आपको ये भी याद रखना है ये गोल्जी ऑपरेटस है, क्योंकि इसके रिगार्डिंग भी आगे इमेज देके क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे ये जो जेली लाइक स्ट्रक्चर है ना, इसको साइटोप्लाज्म कहते हैं, हिंदी में इसको कोशिका द्रव्य कहते हैं। अब इनके क्या क्या फीचर्स होते हैं ये मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि सेल मेम्ब्रेन है, लेकिन यहाँ पे सेल वॉल नहीं है। सेल वॉल जो होती है ये सब में प्रेजेंट नहीं होती, लेकिन सेल मेम्ब्रेन जो है ये 100% है कि सब में प्रेजेंट होता है। तो अगर आपसे स्टेटमेंट में भी क्वेश्चन पूछ लेना तो आप हमेशा इसको यही मार्क करेंगे कि सेल मेम्ब्रेन सब में पाया जाएगा, पर सेल वॉल सब में नहीं मिलती। आगे आपका ये भी क्वेश्चन होगा कि सेल वॉल मिलती किस में है, तो सेल वॉल मिलती है प्लांट में, फंजाई में, इसके अलावा बैक्टीरिया में। अगर हम बात करें प्लांट के सेल वॉल की तो इसको हम सेल्यूलोज कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि फंजाई या फंगस का सेल वॉल किस चीज़ का बना होता है, तो वो बना होता है काइटिन का। बैक्टीरिया की सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की, जो कि पूछा भी गया है क्वेश्चन। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, और ऐसा इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें एनर्जी जनरेट होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि एनर्जी किस फॉर्म में जनरेट होती है यहाँ पर, तो एटीपी के फॉर्म में जनरेट होती है। इसको हम कहते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और ये जो एटीपी है इसी को कहते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। एक पॉइंट आप यहाँ से ये भी याद रखेंगे कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये लिपोप्रोटीन का बना होता है। अब लिपोप्रोटीन का क्या मतलब होता है, लिपिड और प्रोटीन। यहाँ पे जो लिपिड है इसका मतलब है फैट, और प्रोटीन का मतलब तो आप जानते ही हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। इसका इमेज आप अच्छे से देख लीजिएगा। ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये फूड मैन्युफैक्चर करता है सेल के अंदर, और ये दो तरह के हो सकते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ से आपको ये भी याद रखना है कि ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं ये प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं, और ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं ये फैट्स का सिंथेसिस करते हैं। फैट स्मूथ होता है तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसको सिंथेसिस करता है। इस तरीके से भी आप इसको याद रख सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं गोल्जी ऑपरेटस की। ये जो होता है पैकेजिंग एंड डिस्पैचिंग का काम करता है। इसको पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है ना ये लाइसोसोम होता है। इसको हम सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कहते हैं, क्योंकि इसमें भरा होता है हाइड्रोलिटिक एंजाइम, और ये जब देखता है कोई कोशिका काम नहीं कर रही है तो वहाँ पे जाके फट जाता है और उस कोशिका को मार देता है। इसी वजह से इसको कहते हैं सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। इतनी चीज़ें आपको सेल के रिगार्डिंग याद रखनी है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन डेवलप्ड इन 1952। यहाँ पर आपसे सिंपल लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पोलियो की वैक्सीन कौन सी बनाई गई थी। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, साल्क वैक्सीन। ये जो पोलियो की वैक्सीन थी ना इसको जोनास साल्क ने बनाया था, इसी वजह से इसको साल्क वैक्सीन भी कहते हैं। यहाँ से आपको याद रखना है, अगर आपसे कभी भी पूछा जाए स्मॉल पॉक्स की जो फर्स्ट वैक्सीन है उसको किसने बनाया था, तो उसको बनाया था एडवर्ड जेनर ने। नेक्स्ट आपको यहाँ पे याद रखना है कि रेबीज की वैक्सीन बनाई थी लुइस पास्चर ने 1885 में। इन दोनों का नाम भी याद रखेंगे आप। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड एज एवीज। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि कौन से ऑर्गेनिज्म को एवीज के अंडर में वर्गीकृत किया गया है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, बर्ड्स को। एनिमल किंगडम से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसकी मैंने एक डिटेल क्लास कराई है, आप उसको भी जा करके देख सकते हैं। अदरवाइज अभी एनिमल किंगडम पे आगे भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो मैं आपको वीडियो में आगे एक्सप्लेन करूँगी एनिमल किंगडम, वो भी शॉर्ट में। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन पेरिशेबल फूड। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि इसमें से कौन सा नॉन पेरिशेबल फूड है। नॉन पेरिशेबल फूड का मतलब जो खराब नहीं होते जल्दी। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, पल्सेस। यहाँ पे जो है ऑप्शन मीट, कर्ड या फिर मिल्क, ये जल्दी खराब हो जाते हैं, या फिर थोड़े टाइम आप रखेंगे तो ये खराब हो जाएंगे, लेकिन पल्सेस को आप बहुत लंबे टाइम तक रखेंगे तब भी ये खराब नहीं होते।
अगला क्वेश्चन है व्हाट डू वी मीन बाय एलेंस रूल। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि एलेंस रूल का क्या मतलब होता है। तो ये एलेंस रूल आपको डायरेक्ट याद रखना है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए। इनका कहना ये था कि जो भी मैमल्स होते हैं ना, अब मैमल्स का मतलब वो होता है जो यंग वन को जन्म देते हैं और उनके पास मैमरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है जिससे वो मिल्क प्रोड्यूस कर पाते हैं। तो इन्होंने कहा कि जो भी मैमल्स कोल्ड क्लाइमेट में होते हैं यानी ठंडी जगहों पे होते हैं, उनके ईयर, उनके लिम्ब यानी उनका जो कान होता है, उनके जो हाथ वगैरह होते हैं ना, वो काफ़ी छोटे होते हैं ताकि उनके बॉडी से हीट का लॉस कम हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑर्गेनिजम्स दैट डू नॉट हैव अ डिफाइंड न्यूक्लियस और ऑर्गेनेल्स आर क्लासिफाइड इनटू डैश किंगडम। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि वो ऑर्गेनिज्म जिनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता या फिर कोशिकांग नहीं होता, उसको हम किस किंगडम में रखते हैं। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, मोनेरा किंगडम में। ये जो मोनेरा किंगडम के ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, ये यूनिसेल्यूलर होते हैं यानी एक ही सेल के बने होते हैं और ये प्रोकैरियोटिक होते हैं। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट का क्या मतलब होता है। प्रोकैरियोट जो होते हैं उनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता यानी केंद्रक नहीं होता, और जो यूकैरियोट्स होते हैं उनमें ट्रू न्यूक्लियस होता है यानी कि उनके ऑर्गेनेल्स वगैरह अच्छे से डिफाइंड होते हैं। अगला क्वेश्चन है द ग्रोथ फॉर्म ऑफ ए प्लांट कंप्राइजिंग इट्स साइज, शेप एंड ओरिएंटेशन इज नोन एज। यहाँ पे कह रहे हैं कि एक जो प्लांट होता है उसका ग्रोथ फॉर्म यानी वो जैसे बढ़ रहा है, उसका साइज, उसका शेप, उसका ओरिएंटेशन, ये सबको मिला के हम किस नाम से जानते हैं। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, हैबिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ फाइलोटैक्सी वाज एग्जामिन्ड इन द गुआवा प्लांट। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा है कि किस तरह की फाइलोटैक्सी अमरूद के पेड़ में देखने को मिलती है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, अपोजिट फाइलोटैक्सी। अब ये फाइलोटैक्सी क्या होता है, इसका मतलब होता है कि किसी भी प्लांट में लीव्स का अरेंजमेंट कैसा है यानी पत्तियां कैसी हैं, उसी को हम कहते हैं फाइलोटैक्सी। और यहाँ पे मैंने इमेज भी लगाया है जिससे कि आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि एक प्लांट है और इसकी जो पत्तियां हैं एक इस तरफ है और एक इस तरफ। तो इस तरह का जिस भी प्लांट में लीफ का अरेंजमेंट होता है उसको हम कहते हैं अपोजिट फाइलोटैक्सी। नेक्स्ट यहाँ पे ये एक जो प्लांट है ना, इसमें आप देख पा रहे होंगे कि एक पत्ती यहाँ पे है तो सेकंड वाली यहाँ पे है, फिर इसके बाद ये यहाँ पे है तो ये यहाँ पे है, यानी एक एक जगह छोड़कर अल्टरनेट जगहों पे यहाँ पे पत्तियों का अरेंजमेंट है। इसको हम कहते हैं अल्टरनेट फाइलोटैक्सी। अगर यहाँ पे पत्तियाँ इस तरीके से आपको दिख रही हैं तो इसको हम कहते हैं वोहरल्ड फाइलोटैक्सी। फाइलोटैक्सी के लिए आपको अपने आसपास की चीज़ें अच्छे से देखनी होंगी और आप आसपास की चीज़ें देख करके पता लगाइएगा कि कौन सा प्लांट है और किस तरह की उसमें फाइलोटैक्सी है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स इज यूज्ड टू क्योर कोल्ड एंड कफ। यहाँ पे कह रहे हैं कि सर्दी जुकाम जब होता है तो कौन सा प्लांट हम यूज़ करते हैं। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, तुलसी का पौधा, तुलसी पत्ते का यूज़ करते हैं। अगला क्वेश्चन है नेम ए कॉमन इलेक्ट्रोलाइट डिसऑर्डर दैट अकर्स व्हेन द अमाउंट ऑफ सोडियम इन योर ब्लड बिकम्स एबनॉर्मली लो। यहाँ पे कह रहे हैं कि कौन सा डिसऑर्डर हो जाता है जब बॉडी में सोडियम की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ और याद रखना है कि हाइपो का मतलब होता है ना कम और हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा। तो यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है कि सोडियम का लेवल बहुत ज़्यादा लो हो जाए, यानी हाइपर वाला तो नहीं होगा क्योंकि हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा। अब यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, सोडियम। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, हाइपोनैट्रेमिया हो जाएगा अगर सोडियम की मात्रा बॉडी में बहुत ज़्यादा कम हो जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉम्पोनेंट ऑफ ए फ्लावर। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा कि फ्लावर का कौन सा पार्ट नहीं होता। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, जो स्पाइंस होते हैं यानी जो कांटे होते हैं वो फ्लावर का पार्ट नहीं होते। यहाँ पे ये जो कैलिक्स लिखा है, एंड्रोशियम एंड कोरोला, ये सभी कंपोनेंट होते हैं फ्लावर के। यहाँ पे ये जो एंड्रोशियम लिखा है ना, ये हम मेल पार्ट जो होता है फ्लावर का उसको हम एंड्रोशियम कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि फीमेल पार्ट जो होता है फ्लावर का उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम गाइनोशियम कहते हैं। इसको भी आप याद रखिएगा, इस पे भी क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे ये जो एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम है ना, ये मेल एंड फीमेल पार्ट होता है। लेकिन अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि फ्लावर का मेल पार्ट क्या होता है एंड फ्लावर का फीमेल पार्ट क्या होता है, यानी उसको हम क्या कहते हैं, तो मेल पार्ट जो होता है फ्लावर का उसको हम कहते हैं स्टेमन।
फीमेल पार्ट जो होता है फ्लावर का उसको हम कहते हैं पिस्टिल। अब यहाँ पे जो स्टेमन है ना, इसको भी फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक होता है यहाँ पे एंथर और एक होता है फिलामेंट। फीमेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर जो होता है इसको तीन भागों में आगे डिवाइड किया गया है। एक होता है यहाँ पे ओवरी, सेकेंड यहाँ पे हो जाएगा स्टाइल और थर्ड यहाँ पे होता है स्टिग्मा। पिस्टिल के तीन पार्ट होते हैं, ओवरी, स्टाइल, स्टिग्मा, और जो स्टेमन होता है इसके दो पार्ट होते हैं, एंथर एंड फिलामेंट। अगला क्वेश्चन है विच ब्रांच ऑफ इकोलॉजी डील्स विद द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंशिएंट एनवायरनमेंट एंड देयर रिलेशनशिप विद एंशिएंट प्लांट्स एंड एनिमल्स। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि इकोलॉजी का कौन सा ब्रांच है जो कि एंशिएंट एनवायरनमेंट और उसका जो रिलेशनशिप है प्लांट और एनिमल के साथ वो कैसा था। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, उसको हम कहते हैं पैलियो इकोलॉजी। यहाँ पे जो पैलियो वर्ड है ना, इसका मतलब ही होता है प्राचीन, तो इससे भी आप कर सकते थे। यहाँ पे ये जो माइकोलॉजी लिखा हुआ है ना, ये हम बोलते हैं स्टडी ऑफ फंजाई को। अगर आपसे पूछा जाए कि सेल की स्टडी को क्या कहते हैं तो उसको हम साइटोलॉजी कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि टिश्यूज़ की स्टडी को हम क्या कहते हैं तो टिश्यूज़ के स्टडी को हम हिस्टोलॉजी कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि ब्लड की स्टडी को क्या कहते हैं तो ब्लड की स्टडी को हिमेटोलॉजी कहते हैं। और ये सारे क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है हु पब्लिश्ड सिस्टमे नेचुरे इन 1735 classifying the three kingdom of nature and outlining the sexual system for the classification of plant। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि ये जो बुक है ना सिस्टमे नेचुरे 1735 में, इसमें नेचर को तीन किंगडम में क्लासीफाई किया गया था और प्लांट के क्लासिफिकेशन के बेस में सेक्सुअल सिस्टम जो होता है प्लांट का उसको भी कंसीडर किया गया था। इसको किसने पब्लिश किया था 1735 में। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, कैरोलस लिनियस ने। यहाँ पे लिखा हुआ है रॉबर्ट वाइट टेकर। इनसे आप याद रखेंगे कि इन्होंने दिया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। अगर आपसे पूछा जाए कि जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन इन्होंने दिया था कौन कौन से इसमें थे किंगडम, इन्होंने जो भी किंगडम दिए थे वो था मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमेलिया। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इंडिकेट्स द साइज ऑफ PPLO प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे आपसे कह रहा है कि PPLO का साइज क्या होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 0.1 माइक्रोमीटर। ये जो PPLO है ना, ये बेसिकली एक बैक्टीरिया है जो कि होता है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा जो होता है ना, ये सबसे छोटा बैक्टीरिया होता है। इसके रिगार्डिंग आप एक फैक्ट ये भी याद रख सकते हैं कि मैंने आपको इसके पहले बताया कि बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है, लेकिन माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा बैक्टीरिया होता है और इसकी सेल वॉल नहीं होती है। ये एक्सेप्शन है, तो इसको आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज एसोसिएटेड विद द क्लास ऑफ कोल्ड ब्लडेड एनिमल। यहाँ पे आपसे कह रहा है कि कौन सा ऑप्शन रिलेटेड है कोल्ड ब्लडेड एनिमल से। अब यहाँ पे आपको समझना है कि कोल्ड ब्लडेड एनिमल क्या होते हैं एंड वार्म ब्लडेड एनिमल क्या होते हैं। ये जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं ना, इसका मतलब ये होता है ऐसे एनिमल जो अपने बॉडी का टेम्परेचर खुद कंट्रोल नहीं कर सकते, एक्सटर्नल फैक्टर पे उनको डिपेंड रहना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम फ्रॉग की बात करें यानी मेंढक की बात करें तो वो अपने बॉडी का टेम्परेचर खुद नहीं रेगुलेट करते। अगर उन्हें थोड़ा गर्मी चाहिए होता है तो वो बाहर आ जाते हैं यानी सन की लाइट में, अगर उनको गर्मी नहीं चाहिए होती है तो वो छाए में चले जाते हैं। तो इस तरह के होते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल जो अपने बॉडी का टेम्परेचर खुद मेंटेन नहीं कर सकते। और अगर आपसे पूछा जाए कि कोल्ड ब्लडेड एनिमल कौन कौन से होते हैं तो सबसे पहला यहाँ पे आप याद रखेंगे फिशेस, यानी जिसको कैटेगराइज किया जाता है पीसीज की कैटेगरी में। अगर हम बात करें एम्फीबियन, जिसका कि एग्जाम्पल होता है फ्रॉग। इसके अलावा रेप्टाइल्स भी आप याद रखेंगे, इनको हिंदी में सरीसृप कहते हैं। तो यहाँ पे जो फिशेस होती हैं, रेप्टाइल्स होते हैं एंड एम्फीबियन होते हैं, ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं। यहाँ से आपको ये भी याद रखना है कि वार्म ब्लडेड एनिमल कौन से होते हैं, तो इसमें वो एनिमल्स आते हैं जो अपने बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन कर पाते हैं। इसमें हम भी आते हैं, यानी कि इसमें मैमल्स आएंगे एंड बर्ड्स आएंगी। यहाँ पे ये जो वर्ड है ना कोल्ड ब्लडेड एंड वार्म ब्लडेड, इसका आप एग्जाम्पल ज़रूर याद रखिएगा।
यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि रेप्टाइल, फिशेज एंड एम्फीबियन कोल्ड ब्लडेड होते हैं। तो आपको रेप्टाइल का एग्जाम्पल दिख रहा होगा ऑप्शन सी। यहाँ पे कमेलियन जो होता है, जिसको कि हिंदी में गिरगिट कहते हैं, ये रेप्टाइल्स में आते हैं और ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं और वही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज नॉट ऑफ एवीज। यहाँ पे कहना है कि बर्ड की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक यानी विशेषता नहीं होती है। पहला यहाँ पे लिखा है दीज आर वार्म ब्लडेड एनिमल। तो ये तो मैंने आपको बताया कि बर्ड जो होते हैं और मैमल ये वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। तो पहला वाला स्टेटमेंट सही है। सेकेंड स्टेटमेंट है दे गिव बर्थ टू लाइव यंग वंस विथ सम एक्सेप्शंस दोज ले एग। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा है कि ये यंग वंस को जन्म देते हैं और इसमें कुछ एक्सेप्शन है जो एग देते हैं। तो आप मुझे बताइए कि जितनी भी बर्ड्स होती हैं क्या वो यंग वंस को जन्म देते हैं? ऐसा नहीं है ना। तो ये वाला हो जाएगा ऑप्शन बी राइट आंसर, क्योंकि नॉट करेक्ट पूछा था। ये जो एवीज होते हैं ना ये एग देते हैं, ना कि यंग वंस को जन्म देते हैं। तो ये सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ये जो कैरेक्टरिस्टिक है ना ये मैमल्स का कैरेक्टरिस्टिक है, क्योंकि मैमल्स जो होते हैं वो यंग वंस को जन्म देते हैं। उसमें 2 एक्सेप्शन है जो कि एग देते हैं मैमल्स की कैटेगरी में होने के बाद भी, और वो एक्सेप्शन होते हैं प्लैटिपस एंड एकिडना। नेक्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे है दे हैव 4 चैम्बर ऑफ हार्ट। तो ये भी सही है कि जो एवीज होते हैं यानी जो बर्ड्स होती हैं उनके 4 चैम्बर होते हैं हार्ट में। नेक्स्ट यहाँ पे है दे ब्रीथ थ्रू द लंग्स। तो बिल्कुल ये सांस लेते हैं अपने लंग्स से। अगला क्वेश्चन है डाइजेशन ऑफ फूड इज एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एनिमल बॉडी इन एनिमल्स लाइक लॉयंस, काउज, ह्यूमंस एटसेट्रा। द प्रोसेस इन्वॉल्व यूज ऑफ वेरियस ऑर्गन्स स्टार्टिंग फ्रॉम द माउथ एंड एंडिंग विद द एनस। द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ दिस कैनाल इज नोन एज दी। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा है कि डाइजेशन जो होता है ये एनिमल बॉडी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। कोई भी एनिमल हो जैसे लॉयन, काऊ या फिर हम ह्यूमंस ही हैं, तो डाइजेशन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है और इसमें बहुत सारे ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं। माउथ से स्टार्ट होता है, एनस पे जाके एंड होता है। तो इसमें लॉन्गेस्ट पार्ट कौन सा होता है? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए स्मॉल इंटेस्टाइन। जो छोटी आंत होती है ना वो ऐसे मुड़ी हुई सी रहती है लेकिन वो बहुत लंबी होती है। डाइजेशन के रिगार्डिंग मैं आपको चीज़ें यहाँ पे रिवाइज कराऊंगी तो इसको आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला पॉइंट तो आपको ये याद रखना है कि हमारा फूड जो स्टोर होता है ना हमारी बॉडी में वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है। तो आप इसको भी याद रखेंगे, क्वेश्चन इससे भी पूछा गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि डाइजेशन होता कैसे है। तो सबसे पहले हम जब खाना खाते हैं तो वहाँ पे सिलेवरी ग्लैंड्स होती हैं माउथ में, जिससे कि सिलेवरी एंजाइम निकलता है और ये एंजाइम क्या करते हैं, जो भी कॉम्प्लेक्स शुगर होता है ना उसको सिंपल शुगर में ब्रेक करते हैं। इसके बाद जो खाना होता है ना वो ईसोफेगस में आता है, यानी कि फूड पाइप में आता है। उसके बाद वहाँ से वो जाता है स्टमक में। जब ये फूड स्टमक में जाता है ना तो वहाँ पे गैस्ट्रिक जूस निकलता है HCl, और ये मीडियम को एसिडिक बनाता है, और मीडियम एसिडिक होता है तभी पेप्सिन वहाँ पे काम कर पाता है। अब पेप्सिन क्या होता है, ये ना जो हमारा प्रोटीन होता है उसको अमीनो एसिड में ब्रेक करने का काम करता है, और ये एसिडिक मीडियम में ही काम करता है। इसी वजह से HCl रिलीज होता है स्टमक में। इसके बाद खाना स्टमक से जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। कैसे जाता है? स्फिंक्टर मसल से जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में मेजर डाइजेशन होता है, यानी डाइजेशन का जो एक बड़ा हिस्सा है ना वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। और ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है यानी छोटी आंत, ये होता है 7 मीटर लंबा, और एलिमेंट्री कैनाल का ये लॉन्गेस्ट पार्ट होता है। इसके बाद आपको याद रखना है कि लिवर से सिक्रीट होता है बाइल जूस। बाइल जूस जो होता है ना ये फैट्स को फैटी एसिड में ब्रेक करता है, और ये खुद स्टोर होता है गाल ब्लैडर में। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि बाइल जूस कहाँ से सिक्रीट होता है, तो लिवर से। स्टोर कहाँ पे रहता है? तो गॉल ब्लैडर में। और ये जो लिवर होता है ये लार्जेस्ट ग्लैंड है। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि पैनक्रियाज जो होता है ना उससे सिक्रीट होता है पैनक्रियाटिक जूस, और ये हेल्प करता है ट्रिप्सिन की। अब ट्रिप्सिन क्या करता है, तो जैसे पेप्सिन एसिडिक मीडियम में काम करता था, सेम उसी तरह ट्रिप्सिन जो होता है वो बेसिक मीडियम में काम करता है। तो ये जो पैनक्रियाटिक जूस है ना ये बेसिक मीडियम तैयार करता है ट्रिप्सिन के लिए। ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है ना इसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जिसको कि विलई कहते हैं, और ये जो विलई होता है ये इसलिए होता है ताकि ये सरफेस एरिया को बढ़ा सके और फूड का एब्जॉर्प्शन यानी कि अवशोषण अच्छे से हो सके। इतनी चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट हैं।
अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी चैम्बर्स आर देयर इन दी हार्ट ऑफ फिशेस। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा है कि फिशेस के हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फिशेस का जो हार्ट होता है वो 2 चैम्बर का होता है। इसके पहले एवीज का पूछा था, इनका 4 चैम्बर का हार्ट होता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि रेप्टाइल का कितने चैम्बर का हार्ट होता है, तो रेप्टाइल्स का 3 चैम्बर का हार्ट होता है, लेकिन उसमें एक एक्सेप्शन है और वो एक्सेप्शन है क्रोकोडाइल। अगर आपसे पूछे कि मैमल्स का कितने चैम्बर का हार्ट होता है, तो मैमल्स में हम भी आते हैं, तो 4 चैम्बर का हार्ट होता है। यहाँ से आप याद रखेंगे कि एम्फीबियन का भी 3 चैम्बर का हार्ट होता है। इसको आप याद रखिएगा कि फिशेस के 2 चैम्बर के हार्ट होते हैं, एवीज एंड मैमल्स के 4 चैम्बर के हार्ट होते हैं, एम्फीबियन एंड रेप्टाइल के 3 चैम्बर के हार्ट होते हैं, लेकिन रेप्टाइल में एक्सेप्शन है क्रोकोडाइल। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज इनकरेक्टली मैच। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा कि कौन सा जोड़ा यहाँ पे गलत मैच है। पहला वाला यहाँ पे ऑप्शन है न्यूक्लियस, इसका मैचिंग किया है लिपिड मेटाबॉलिज्म से। नेक्स्ट यहाँ पे है माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ द सेल, लाइसोसोम, सुसाइडल बैग, राइबोसोम, प्रोटीन फैक्ट्री। अभी हमने सेल के बारे में जब डिस्कस किया था तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, क्योंकि वहाँ पे एनर्जी जनरेट होती है एटीपी के फॉर्म में। अगर हम बात करें लाइसोसोम की, तो ये सुसाइडल बैग ऑफ द सेल होता है, क्योंकि इसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम भरा होता है और ये फट जाता है। नेक्स्ट मैंने आपको बताया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसके 2 पार्ट होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ना, वहाँ पे ऐसे छोटे छोटे राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं जो कि प्रोटीन की सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, तो राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। ये वाला भी यहाँ पे सही है, 3 ऑप्शन सही हैं, तो ये वाला यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे आप ये जो वर्ड देख पा रहे हैं ना, लिपिड मेटाबॉलिज्म, इसका मतलब होता है वो प्रोसेस जिससे कि सेल क्या करता है, फैट को ब्रेक करता है और उसको स्टोर करके रखता है, तो न्यूक्लियस ये काम नहीं करता। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है व्हाट इज द रीजन फॉर द सिमिलर साइज ऑफ द वस्कुलर बंडल इन मोनोकॉट लीव्स। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि जो वस्कुलर बंडल होते हैं, वस्कुलर बंडल का मतलब जाइलम एंड फ्लोएम, मोनोकॉट लीव्स में वो सिमिलर साइज के क्यों होते हैं। ये चीज़ें भी हमने बायोलॉजी की क्लासेस में डिस्कस की हुई हैं। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, पैरेलल वेनिएशन होता है मोनोकॉट लीव्स में, इसी वजह से। अब यहाँ पे वेनिएशन का क्या मतलब होता है, तो कोई भी लीव्स है ना, इसकी वीन्स कैसे अरेंज हैं उसको हम वेनिएशन कहते हैं। जैसे फाइलोटैक्सी में लीव्स का अरेंजमेंट पढ़ते हैं, सेम उसी तरह वेनिएशन में इनके वीन्स का अरेंजमेंट किस तरीके से है वो पढ़ा जाता है। ये जो वेनिएशन है ना, ये बहुत तरीके का होता है, लेकिन एग्जाम में अभी तक 2 टाइप के ही वेनिएशन पूछे गए हैं। एक पैरेलल वेनिएशन, जो कि आप बनाना लीव्स में देखते होंगे, उनकी पत्तियां कुछ इस तरीके से अरेंज होती हैं, उनकी वीन्स। नेक्स्ट यहाँ पे है रेटिकुलेट वेनिएशन। ये जो रेटिकुलेट वेनिएशन होता है ना, ये नेट लाइक स्ट्रक्चर होता है। अगला क्वेश्चन है माइक्रोब्स लाइक राइजोबियम, नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोबैक्टर आर यूज्ड फॉर। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा है कि माइक्रोब्स होते हैं यानी माइक्रोबैक्टीरिया, जैसे कि राइजोबियम, नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोबैक्टर, ये किस लिए यूज किए जाते हैं। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, नाइट्रोजन साइकिलिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच दी पॉइंट्स अंडर कॉलम ए विद दोज अंडर कॉलम बी। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि कॉलम ए एंड कॉलम बी में जो चीज़ें दी गई हैं इसको आपको मैच कराना है। यहाँ पे इन्होंने एनिमल का एग्जाम्पल दिया है और उनका आपसे किंगडम पूछा है, तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करा देती हूँ एनिमल किंगडम के बारे में। सबसे पहला किंगडम मैंने आपको पढ़ाया था पोरीफेरा, उसके बाद यहाँ पे आता है निडारिया, नेक्स्ट यहाँ पे है लैटीहेल्मिन्थिस, उसके बाद यहाँ पे आएगा निमेटोड, उसके बाद यहाँ पे आएगा एनिलिडा, ऑर्थ्रोपोडा, मोलस्का एंड एकाइनोडर्मेटा। सबसे पहले हम बात करते हैं पोरीफेरा की। पोरीफेरा किंगडम में वो सारे एनिमल आते हैं जिनकी बॉडी पे बहुत ज़्यादा पोर्स होते हैं। पोर्स का मतलब बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं इनकी बॉडी पर, जनरली इनको हम स्पॉन्जेस कहते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं स्पॉन्जीलिया एंड यूप्लेक्टेला, और कई बार इससे क्वेश्चन पूछा गया है, तो तीनों एग्जाम्पल आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे है निडारिया। निडारिया जो होते हैं इनको हम सीलेंट्रेटा भी कहते हैं। इससे आपको याद रखना है कि ये एक्वेटिक होते हैं यानी पानी में रहने वाले होते हैं। इनका एकदम अच्छा वाला एग्जाम्पल है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, हाइड्रा, जेलीफिश एंड कोरल्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं लैटीहेल्मिन्थिस की। लैटीहेल्मिन्थिस को आप याद रख सकते हैं कि इनकी बॉडी थोड़ी लेटी हुई होती है, इनको हम फ्लैट वॉर्म्स कहते हैं।
ये पैरासिटिक होते हैं यानी परजीवी होते हैं। इसका एग्जाम्पल है प्लेनेरिया एंड लिवर फ्लूक। नेक्स्ट हम बात करते हैं निमेटोड की। निमेटोड जो होते हैं इनकी बॉडी सिलेंड्रिकल होती है, ये भी पैरासिटिक वर्म होते हैं, इनको हम राउंड वर्म कहते हैं। इससे क्वेश्चन कई बार पूछा गया है तो याद रखिएगा। अगला यहाँ पे है एनीलिडा। एनीलिडा से आप याद रखेंगे कि इसमें वो सारे एनिमल्स आते हैं जिनकी बॉडी सेगमेंटेड होती है, यानी कि ऐसे लेयर बना होता है उनकी बॉडी पे। अगर आप केचुओं को देखेंगे ना, यानी अर्थवॉर्म को अगर आप देखेंगे तो उनकी बॉडी पे ऐसे बहुत पतली पतली सी लाइनिंग टाइप होती है, उसी को हम कहते हैं सेगमेंटेड बॉडी। एनीलिडा का प्राइम एग्जाम्पल है अर्थवॉर्म, लीचेस एंड नेरिस। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑर्थ्रोपोडा की। ऑर्थ्रो का मतलब होता है ज्वाइंट, पोडा का मतलब होता है पैर। तो ऑर्थ्रोपोडा में वो सारे एनिमल्स आते हैं जिनके लेग ज्वाइंटेड होते हैं। आपके आसपास आपने बटरफ्लाई देखा होगा, मॉस्किटो देखा होगा, इनके जो पैर होते हैं आप इनको उल्टा करके देखिएगा, इनके पैर ज्वाइंटेड होते हैं। तो ये आते हैं ऑर्थ्रोपोडा की कैटेगरी में। ऑर्थ्रोपोडा से आप ये भी याद रखेंगे कि ये लार्जेस्ट फाइलम होते हैं एनिमल किंगडम के। ये जो ऑर्थ्रोपोडा होते हैं ना, इनमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, यानी कि खुला परिसंचरण तंत्र। इसका मतलब ये होता है कि इनकी बॉडी का जो ब्लड होता है ना, ये वेल डिफाइंड वेसल से नहीं बहता, पूरी बॉडी में जो है ब्लड ऐसे ही रहता है ओपन ओपन, यानी कि नसें नहीं होती हैं वेल डिफाइंड। इसका एग्जाम्पल है मॉस्किटो। अगर आप मॉस्किटो को मार दें, यानी मच्छर को अगर आप मारेंगे तो उनमें आप देखेंगे कोई नसें वगैरह नहीं होती, खून पूरी बॉडी में होता है। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं मोलस्का फाइलम की। ये जो मोलस्का फाइलम होता है ना, ये सेकंड लार्जेस्ट फाइलम होता है एनिमल किंगडम का, और इसमें वो सारे एनिमल्स आते हैं जिनकी बॉडी सॉफ्ट होती है। फॉर एग्जाम्पल स्नेल्स एंड म्यूसिल्स। ऑर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का में ये डिफरेंस होता है कि ऑर्थ्रोपोडा में ज्वाइंटेड लेग्स पाए जाते हैं, यानी पैर जुड़े हुए। मोलस्का में ओपन लेग्स पाए जाते हैं, यानी पैर जुड़े हुए नहीं होते। नेक्स्ट यहाँ पे है एकाइनोडर्मेटा। एकाइनोडर्मेटा में आप याद रख सकते हैं कि वो सारे एनिमल आते हैं जिनके शरीर पे कांटे होते हैं, यानी ये स्पाइनी स्किन ऑर्गेनिज्म होते हैं। फॉर एग्जाम्पल सी स्टार, सी अर्चिन्स एंड स्टारफिश। इसके बाद आते हैं कॉर्डेटा। कॉर्डेटा हम उनको कहते हैं जिनकी बॉडी में नोटोकॉर्ड यानी कि रॉड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। अब ये इसके आगे भी क्लासिफिकेशन होता है जिसको मैंने डिटेल में अपने बायो की क्लास में कराया है। उसके बाद क्लासिफिकेशन होकर के आता है वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स जो होते हैं इनमें इंटरनल स्केलेटन होता है और इनकी 6 कैटेगरीज होती हैं, यानी 6 कैटेगरीज होती हैं, जिनमें से 5 कैटेगरीज मैंने आपको पढ़ा दिया है। पीसीज, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, एवीज एंड मैमल्स, ये 5 कैटेगरी हो गई। 6th कैटेगरी होती है साइक्लोस्टोमेटा। इनके बारे में हम चीज़ें पढ़ चुके हैं, वार्म ब्लडेड एंड कोल्ड ब्लडेड वगैरह, और कितने चैम्बर हार्ट होते हैं, ये सारी चीज़ें। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है एनीलिडा। एनीलिडा में वो सारे एनिमल आते हैं जिनकी बॉडी सेगमेंटेड होती है, यानी थोड़ा सा लेयर पाया जाता है। इसको आप मैच कराएंगे अर्थवॉर्म से। फर्स्ट का डी केवल एक ही ऑप्शन में है, ये वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑर्थ्रोपोडा की। इसको आप मैच कराएंगे आंट यानी कि चींटी से, इनके पैर ज्वाइंटेड होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है एकाइनोडर्मेटा। इसमें स्पाइनी स्किन ऑर्गेनिज्म आते हैं, यानी जिनकी बॉडी पे कांटे होते हैं। इसको आप मैच कराएंगे सी स्टार से। लैटीहेल्मिन्थेस जो होते हैं इनकी बॉडी फ्लैट होती है, इनको फ्लैट वॉर्म कहते हैं। इसको आप मैच कराएंगे टेप वॉर्म से, तो ये वाला राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हाट आर दी 5 F's ऑफ इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। यहाँ पे आपसे कह रहे हैं कि 5 F क्या होते हैं इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन के। इसका मतलब ये है कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से कोई भी डिजीज़ वगैरह जो होती है वो इनडायरेक्ट तरीके से आप तक पहुंच जाती है, यानी आप इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में नहीं आते फिर भी आपको वो डिजीज़ वगैरह हो जाती है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्लाइज, फिंगर्स, फोमाइट्स, फूड एंड फ्लूइड। जो भी फ्लाइज होती हैं यानी मक्खियाँ वगैरह, वो अगर इधर से उधर होती हैं तो उनसे भी बहुत सारी डिजीज़ होती हैं। और अगर फोमाइट्स यानी कि इनएनिमेट जो ऑब्जेक्ट होते हैं ना, जैसे कि तौलिया हो गया या फिर किसी का आपने कोई चीज़ अगर यूज़ कर लिया, अगर उनको इन्फेक्शन है तो आपको भी हो जाएगा। अगर आपने कंटेमिनेटेड फूड खाया तब भी डिजीज़ वगैरह हो जाती हैं। और ये सारी चीज़ें आती हैं 5F के कैटेगरी में।
अगला क्वेश्चन है विच सेट ऑफ डिजीजेस आर कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा डिजीज इसमें से ऐसा है जो कि बैक्टीरिया के वजह से होता है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, टाइफाइड, कॉलेरा एंड ट्यूबरोकुलोसिस यानी कि टीबी, ये सभी बैक्टीरिया से होते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर बहुत सिंपल था। अगर आपको सिर्फ इतना भी पता है कि टीबी जो होता है ये बैक्टीरिया की वजह से होता है तो इसको आप राइट आंसर मार्क कर पाते, क्योंकि बाकी किसी में भी ट्यूबरोकुलोसिस का ऑप्शन नहीं है। एग्जाम में आप इस तरीके से भी सोच सकते हैं। यहाँ से आप याद रख सकते हैं कि टीबी को ठीक करने के लिए BCG वैक्सीन होती है। अगला क्वेश्चन है विच इज ए सीरियस कॉन्टेजियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन दैट यूजुअली अफेक्ट्स द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द नोज एंड थ्रोट। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा ऐसा इन्फेक्शियस डिजीज है जो कि नोज एंड थ्रोट के म्यूकस मेम्ब्रेन को अफेक्ट करता है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, डिप्थीरिया। ये जो डिप्थीरिया है ना, ये भी बैक्टीरिया की वजह से ही होता है और इसमें जो नोज एंड थ्रोट होता है ये बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होता है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ पोरीफेरा। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि पोरीफेरा से कौन सा बिलोंग नहीं करता। अभी हमने जब एनिमल किंगडम डिस्कस किया था वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि पोरीफेरा जो होते हैं इनको हम स्पॉन्जेस कहते हैं। इनके 3 एग्जाम्पल हैं, साइकन, यूप्लेक्टिला एंड स्पॉन्जिलिया। तो राइट आंसर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए, हाइड्रा जो है ये पोरीफेरा फाइलम से बिलोंग नहीं करते। यहाँ से आपको ये भी याद रखना है, जो कि हमने डिस्कस भी किया है, कि हाइड्रा जो होता है ये निडारिया फाइलम से बिलोंग करता है। निडारिया फाइलम को हम सिलेंट्रेटा फाइलम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई ए स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा है कि स्पाइरल शेप का जो बैक्टीरिया होता है उसको हम क्या कहते हैं। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, उसको हम स्पिरिलियम कहते हैं। ये जो बैक्टीरियाज होते हैं ना, इनके शेप के अकॉर्डिंग इनका नाम भी होता है। अगर बैक्टीरिया राउंड है तो इसको हम कोकस कहते हैं। अगर बैक्टीरिया का शेप सिलेंड्रिकल है तो उसको हम बैसिलस कहते हैं। अगर बैक्टीरिया का शेप कॉमा टाइप का है तो उसको हम विब्रियो कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द अदर नेम ऑफ टिटनस कॉज्ड बाय टॉक्सिन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया कॉल्ड क्लोस्ट्रीडियम टिटनाई। सिंपल लैंग्वेज में क्वेश्चन आपसे पूछा है कि टिटनस जो है इसका दूसरा नाम क्या होता है, और ये होता है एक बैक्टीरिया की वजह से जिसका नाम होता है क्लोस्ट्रीडियम टिटनाई। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉक जॉ कहते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। यहाँ पे आपसे पूछा है कि प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल कौन है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, बैक्टीरिया जो होते हैं ये प्रोकैरियोट्स होते हैं। प्रोकैरियोट्स का मतलब इनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है। इनको रखा जाता है मोनेरा किंगडम में। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ इकोलॉजिकल इफिशियंसी। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि इकोलॉजिकल इफिशियंसी का कौन सा बेस्ट डेफिनेशन है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, द रेशियो बिटवीन एनर्जी फ्लोज एट डिफरेंट पॉइंट्स इन फूड चेन। फूड चेन में अलग अलग पॉइंट्स पे जो एनर्जी का फ्लो होता है इसके रेशियो को ही इकोलॉजिकल इफिशियंसी कहते हैं। अगर आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए कि एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में कितने एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है तो केवल 10% एनर्जी का ही ट्रांसफ़र होता है। ये डाटा आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोटीन कॉम्पोनेंट इन मिल्क बोथ क्वांटिटेटिवली एंड न्यूट्रिशनली दैट अकाउंट्स फॉर अबाउट 80% ऑफ द टोटल प्रोटीन इन बोवाइन मिल्क। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि मिल्क में सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोटीन का कंपोनेंट कौन सा होता है, क्वांटिटी यानी मात्रा के हिसाब से भी और न्यूट्रिशन के हिसाब से भी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कैसीन प्रोटीन होता है। यहाँ पे ये जो वर्ड लिखा है ना बोवाइन, इसका मतलब होता है काऊ से रिलेटेड। तो गाय के दूध में जो 80% का जो प्रोटीन होता है वो कैसीन प्रोटीन होता है। यहाँ पे ये जो पहला वाला प्रोटीन लिखा है ना एल्बुमिन प्रोटीन, ये भी दूध में पाया जाता है, बट यहाँ पे इन्होंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाला पूछा था, ये एग वाइट वगैरह में भी पाया जाता है। पेप्सिन की बात करें तो ये स्टमक में पाया जाता है, और ये जो एक्टिन है ना ये पाया जाता है साइटोप्लाज्म में और जो सेल का न्यूक्लियस होता है उसमें। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इलस्ट्रेशंस इज रिलेटेड टू क्लोरोप्लास्ट। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि क्लोरोप्लास्ट इसमें से कौन सा है।
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये जो सी नंबर का है ना यही है क्लोरोप्लास्ट। ये जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं ना ये एक तरीके के प्लास्टिड होते हैं और ये हेल्प करते हैं फोटोसिंथेसिस करने में। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेड कलर ऑफ बीट रूट। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो चुकंदर होता है इसमें रेड कलर जो होता है वो किसकी वजह से होता है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, बीटानिन की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स डू रेड एल्गे रिप्रोड्यूस। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि रेड एल्गी जो होते हैं यानी लाल कलर के जो शैवाल होते हैं वो किस तरीके से रिप्रोडक्शन करते हैं। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्रेगमेंटेशन के द्वारा। ये जो फ्रैगमेंटेशन है ना इसका मतलब है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है इसको अगर आपने बीच से कट कर दिया ना तो ये 3 अलग अलग हिस्से में तो होगा लेकिन ये फिर से 3 ऑर्गेनिज्म बन के तैयार हो जाएंगे। तो रेड एल्गी इसी मेथड से रिप्रोड्यूस करते हैं। अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई एन एग्जाम्पल ऑफ प्लाज्मा एज अ स्टेट ऑफ मैटर। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि जो मैटर की एक अवस्था होती है प्लाज्मा तो कौन सा उसका एग्जाम्पल है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, नियॉन साइन बल्ब्स। यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन पूछा है प्लाज्मा एज अ स्टेट ऑफ मैटर और ये जो ब्लड होता है ना इसमें प्लाज्मा होता है वो इन्होंने नहीं पूछा। मैटर का जो स्टेट होता है प्लाज्मा उसका एग्जाम्पल इन्होंने पूछा था। बी वाला यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। प्लाज्मा जो होता है ये 4th स्टेट ऑफ मैटर होता है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस इंक्लूड्स द फैमिली ऑफ टर्टल्स। यहाँ पे कह रहे हैं कि टर्टल्स किस में आते हैं। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, ये आते हैं रेप्टिलिया में। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है विच टाइप ऑफ गैमेट्स आर फाउंड इन स्पाइरोगाइरा। यहाँ पे कह रहे हैं कि स्पाइरोगाइरा में किस तरह के गैमेट्स पाए जाते हैं। ये जो स्पाइरोगाइरा है ना ये ग्रीन एल्गे होते हैं एक तरीके के। यहाँ पे ये जो वर्ड लिखा है ना गैमेट्स, ये रिप्रोडक्टिव सेल होता है किसी भी एनिमल या प्लांट का, उसी को हम गैमेट्स बोलते हैं। तो इन्होंने क्वेश्चन ये पूछा है कि ग्रीन एल्गी का जो गैमेट्स होता है वो किस तरह का होता है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, आइसोगैमस एंड नॉन फ्लैगेलेटेड। आइसोगैमस का मतलब होता है कि इनके गैमेट्स सेम होते हैं, नॉन फ्लैगेलेटेड होते हैं यानी कि ये मूव नहीं कर सकते। यहाँ से आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी है। अगर आपसे कभी भी पूछा जाए पायरोफाइटा का मतलब क्या होता है तो उसका मतलब होता है फायर एल्गी, क्लोरोफाइटा का मतलब होता है ग्रीन एल्गी, रोडोफाइटा का मतलब होता है रेड एल्गी, ज़ैंथोफाइटा अगर आपसे पूछा जाए तो इसका मतलब होता है येलो ग्रीन एल्गी, पेयोफाइटा या फेयोफाइके अगर आपसे लिख के पूछा जाए तो वो होता है ब्राउन एल्गी। ये सभी डिफरेंट एल्गी के नाम होते हैं और ये वाला मैचिंग में पूछा गया था क्वेश्चन CGL 2023 में। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है मैच दी पॉइंट्स अंडर कॉलम ए विद दोज अंडर कॉलम बी। यहाँ पे डिजीज का नाम दिया हुआ है, यहाँ पे दिया है कि उस डिजीज के लिए जो ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल है उससे आपको मैच कराना है। यहाँ पे सबसे पहला है मलेरिया, तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है प्लाज्मोडियम। फर्स्ट का डी केवल एक ऑप्शन में है तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। मलेरिया आप याद रखेंगे कि फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो के काटने से होता है। नेक्स्ट यहाँ पे है डायरिया, ये होता है रोटा वायरस की वजह से। थर्ड यहाँ पे है टाइफाइड, ये होता है एक बैक्टीरिया की वजह से जिसका नाम होता है साल्मोनेला टाइफी। लास्ट यहाँ पे है कॉलेरा, ये होता है विब्रियो कॉलेरे नामक बैक्टीरिया की वजह से। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेंबर ऑफ द एवीज बर्ड क्लास। यहाँ पे कह रहे हैं कि बर्ड क्लास का इसमें से कौन सा मेंबर नहीं है। अब यहाँ पे जो ऑप्शन बनाए गए हैं ना वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट बनाए हैं क्योंकि यहाँ पे साइंटिफिक नेम दिया हुआ है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी। ये जो टेरोपस होते हैं ना ये एक तरह के बैट्स होते हैं यानी चमगादड़ होते हैं, तो ये बर्ड्स की कैटेगरी में नहीं आएंगे। यहाँ पे जो पहला ऑप्शन लिखा हुआ है ना नियोफ्रॉन, ये साइंटिफिक नेम होता है वल्चर्स का। सेकंड नंबर पे जो यहाँ पे ऑप्शन लिखा हुआ है ना ये साइंटिफिक नेम होता है ऑस्ट्रिच का। ये जो फोर्थ ऑप्शन है ना ये पैरट्स का साइंटिफिक नेम लिखा हुआ है। यहाँ पे इन्होंने पूछा है एवीज का यानी बर्ड्स का, लेकिन सारी बर्ड्स जो हैं उनका इन्होंने साइंटिफिक नेम दिया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है व्हाट इज द नेम ऑफ द इन्फ्लेमेटरी कंडीशन दैट कॉजेज क्रैक्स, crusting and scaling at the corners of the mouth due to vitamin B2 deficiency। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है
कि विटामिन B2 डिफिशियंसी की वजह से कौन सा डिजीज होता है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, केलियोसिस हो जाता है, जिससे कि इन्फ्लेमेशन हो जाता है स्किन में। यहाँ पे विटामिन की बात आ ही गई है तो आपको याद रखना है कि विटामिन की डिस्कवरी कैसिमिर फंक ने की थी। विटामिन 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है फैट सॉल्युबल और एक होता है वाटर सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल विटामिन में आता है KEDA, यानी कि विटामिन K, विटामिन E, विटामिन D एंड विटामिन A जो होते हैं ये फैट सॉल्युबल होते हैं, और जो BC यानी कि विटामिन B एंड विटामिन C जो होता है ये वाटर सॉल्युबल विटामिन होता है। यहाँ पे आपको इनका साइंटिफिक नेम भी रिवाइज करना है। विटामिन A का साइंटिफिक नेम होता है रेटिनॉल, और अगर विटामिन A की डिफिशियंसी होती है तो इससे हो जाता है नाइट ब्लाइंडनेस। अगर हम बात करें विटामिन B1 की तो इसका साइंटिफिक नेम होता है थायमिन, और इसकी कमी से हो जाता है बेरी-बेरी रोग। और बेरी-बेरी जो रोग होता है ना, इसमें पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो होता है वो थोड़ा सा डैमेज होता है। अगर बात करें विटामिन B2 की तो इसका साइंटिफिक नेम होता है राइबोफ्लाविन, और इसकी कमी से होता है केलियोसिस। विटामिन B3 जिसका साइंटिफिक नेम होता है नायासिन, उसकी कमी से होता है पेलाग्रा डिजीज। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पेलाग्रा डिजीज जो है वो विटामिन B3 की कमी से होता है। विटामिन B5 जो होता है इसका साइंटिफिक नेम होता है पैंटोथेनिक एसिड, और ये जब होता है ना तो बॉडी की ग्रोथ कम हो जाती है। विटामिन B6 का साइंटिफिक नेम होता है पेरिडॉक्सिन। विटामिन B7 का साइंटिफिक नेम होता है बायोटीन। इन दोनों का आपको केवल साइंटिफिक नेम याद रखना है। इसके बाद आपको याद रखना है विटामिन C, इसका साइंटिफिक नेम होता है एस्कॉर्बिक एसिड, और इसकी डिफिशियंसी से हो जाता है स्कर्वी। विटामिन D जो होता है इसका साइंटिफिक नेम होता है कैल्सीफेरॉल, इसकी डिफिशियंसी से रिकेट्स हो जाता है। विटामिन E का साइंटिफिक नेम होता है टोकोफेरॉल, और इसकी कमी से इनफर्टिलिटी हो जाता है। अगर हम बात करें विटामिन K की तो इसका साइंटिफिक नेम होता है फाइलोक्विनॉन, और इसकी कमी से ब्लड जो है जल्दी से क्लॉट नहीं होता, यानी खून का थक्का जल्दी नहीं जमता, और अगर कभी भी चोट वगैरह लगती है तो ब्लड बहुत ज़्यादा निकल जाता है। अगला क्वेश्चन है, Which of the following researchers observed densely stained reticular structure surrounding the nucleus? Hint figure। यहाँ पे कह रहे हैं ना कि ये जो फिगर है ये क्या है, इसको किसने डिस्कवर किया था। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, इसको कैमिलियो गोल्जी ने डिस्कवर किया था, और ये है गोल्जी ऑपरेटस जो कि सेल में फूड का पैकेजिंग एंड डिस्पैचिंग करता है, और इसको हम कहते हैं पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ मैमल्स एंड बर्ड्स। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि मैमल एंड बर्ड दोनों की कौन सी विशेषता होती है, तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, वार्म ब्लडेड। मैंने आपको पहले ही बताया कि जो मैमल्स और बर्ड होते हैं ये वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। अगर हम बात करें पीसीज की यानी फिशेस की, रेप्टाइल्स की और एम्फीबियन की, तो वो कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सेल डिवीजन विच क्रोमोसोमल बिहेवियर टेक्स प्लेस एट द लिप्टोटीन स्टेज। ये क्वेश्चन काफी डीप इन्होंने पूछा है। यहाँ पे इन्होंने कहा है कि जब सेल डिवीजन होता है यानी कोशिका विभाजन होता है तो लेप्टोटीन स्टेज में क्रोमोसोम का कौन सा बिहेवियर होता है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, क्रोमोसोम जो होते हैं वो कंडेंस होना शुरू हो जाते हैं लिप्टोटीन स्टेज में। अगला क्वेश्चन है, मैच द टर्म इन द कॉलम ए विद देयर रिस्पेक्टिव प्रॉपर्टीज इन कॉलम बी। यहाँ पे कह रहे हैं कि ए वाले में जो भी टर्म लिखे हुए हैं इसको आपको कॉलम बी से मैच कराना है। पहला यहाँ पे लिखा है ग्लूकोज, सेकंड यहाँ पे है यीस्ट, थर्ड यहाँ पे है ग्लाइकोलिसिस, फोर्थ यहाँ पे है पाइरुविक एसिड। अगर आपको इस तरीके के क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर नहीं पता है ना तो आप ऑप्शन एलिमिनेट करके इसको कर सकते हैं। यहाँ पे ईस्ट है ना, तो ईस्ट हम सब जानते हैं कि फर्मेंटेशन के लिए यूज होता है, तो सेकंड का यहाँ पे सी होगा, और केवल एक ही ऑप्शन यहाँ पे है जहाँ पे सेकंड का सी ऑप्शन है, तो राइट आंसर ये वाला हो जाएगा। पहला वाला यहाँ पे है ग्लूकोज, तो ये बेस्ट ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट है रेस्पिरेशन के लिए। ग्लूकोज जब पाइरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है उसको हम कहते हैं ग्लाइकोलिसिस, और जो इंटरमीडिएट सब्सटेंस होता है ना ग्लूकोज जब ब्रेक डाउन होता है उसी को कहते हैं पाइरुविक एसिड। अगला क्वेश्चन है, मैच द पॉइंट्स अंडर कॉलम ए विद दोस अंडर कॉलम बी। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा है कि यहाँ पे जो सब फाइलम लिखे हुए हैं और यहाँ पे जो एनिमल्स लिखे हुए हैं इसको आपको मैच कराना है।
अगेन ये क्वेश्चन भी इन्होंने लेवल थोड़ा ज़्यादा करके पूछा है, लेकिन इसको भी आप टैकल कर सकते हैं। कैसे? यहाँ पे जो पहला वाला इन्होंने लिखा है ये है हेक्सापॉड। हेक्सा का मतलब होता है 6, पॉड का मतलब होता है पैर। अगर आप यहाँ पे ये गेस कर पाए कि जो मॉस्किटो होता है ना, इसके 6 पैर होते हैं, तो इसका आप इससे मैच कराएंगे। और फर्स्ट का बी केवल और केवल एक ही ऑप्शन में है, यानी ये वाला राइट आंसर हो जाएगा। और ये सारे ऑप्शन मैंने नहीं बनाए, ये एसएससी का जो ऑफिशियल ऑप्शन था वही वाला ऑप्शन है। क्रस्टेशिया को आप मैच कराएंगे डेफिनिया से, इसके बाद इसको आप इससे मैच कराएंगे, इसको इससे। इसको आप डायरेक्ट याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स एग्जाम्पल। यहाँ पे आपसे पूछा है कि इसमें से कौन सा बॉडी ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से जो एग्जाम्पल है वो इनकरेक्ट है। अब बॉडी ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये है कि एनिमल किंगडम में जो फाइलम हम पढ़ते हैं, पोरीफेरा हो गया, निडारिया, सिलेंट्रेटा एंड एनिलिडा, इनकी बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन किस लेवल का है। इसका मतलब कि ये केवल सेल से बने हैं, यानी सेल्यूलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, या फिर टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि सेल ने मिलकर टिश्यू बना लिया है, या फिर टिश्यूज ने डेवलप होके ऑर्गन बना लिया है, यानी कि ऑर्गन ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, या फिर ऑर्गन ने मिलकर ऑर्गन सिस्टम बना लिया है, यानी कि ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे कि हम ह्यूमंस की बात करें तो हमारा बॉडी ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि हमारे अंदर पाया जाता है ऑर्गन सिस्टम। तो सेम यही क्वेश्चन आपसे पूछा है। पहला वाला यहाँ पे इन्होंने लिखा है सेल्यूलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन साइकन। तो ये जो साइकन होता है ना, ये एग्जाम्पल होता है पोरीफेरा का, और पोरीफेरा के जो भी एनिमल्स होते हैं उनका सेल्यूलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है, यानी कि वो सेल से ही मिलकर के बने होते हैं। तो फर्स्ट वाला यहाँ पे जो इन्होंने मैच कराया है ना, वो सही है। नेक्स्ट यहाँ पे सेल टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी जो जेलीफिश होती है ना, इनकी बॉडी सेल एंड टिश्यू से मिलके बनी होती है, यानी कि सेल जो होते हैं ये टिश्यू बना लेते हैं, तो ये भी यहाँ पे सही है। थर्ड यहाँ पे है प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। प्रोटोप्लाज्मिक कुछ और नहीं, यूनिसेल्यूलर इसका मतलब होता है। तो यूनिसेल्यूलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है पैरामीशियम का, ये भी सही है। आपसे इनकरेक्ट पूछा था और मैंने आपको बताया कि यूप्लेक्टेला जो होता है ये पोरीफेरा में आते हैं, और पोरीफेरा में जो भी एनिमल्स आते हैं वो केवल और केवल सेल से मिलके बने होते हैं। तो यूप्लेक्टेला जब पोरीफेरा फाइलम में है तो इसका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू एंड ऑर्गन लेवल का हो ही नहीं सकता, यही वाला इनकरेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है विच कंडीशन ऑल्सो नोन एज आइक्टेरस causes a yellowing of your skin and the whites of your eyes। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि किस कंडीशन को हम आइक्टेरस के नाम से जानते हैं। इसमें स्किन येलोविश हो जाती है और आंखें वाइट हो जाती हैं। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, जॉन्डिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हुबार्दिया हेपेटिनेरॉन विच हैज़ बिकम इंडेंजर्ड इज ए स्पीशीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे इन्होंने ये नाम दिया है और पूछा है कि ये क्या है। ये क्वेश्चन ना पहली बार देखने में आपको बहुत ज़्यादा टफ लगेगा, पर ये क्वेश्चन सीपीयू के एग्ज़ाम में बहुत पहले पूछा गया था। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, ये ग्रास का एक वैरायटी है या फिर उसका स्पीशीज़ है जो कि इंडेंजर्ड हो चुका है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज इनकरेक्टली मैच्ड। यहाँ पे आपसे कह रहे हैं कि कौन सा जोड़ा गलत मैच है। यहाँ पे इन्होंने जो भी शुगर होती है उसका एग्जाम्पल दिया है कि कहाँ पर वो पाया जाता है। पहला वाला यहाँ पे जो ऑप्शन है यहाँ पे लिखा है फ्रक्टोज ग्रेप्स। तो ये जो फ्रक्टोज होता है ना, ये एक तरह की शुगर है जो कि पाई जाती है फ्रूट्स में, यानी फ्रूट जो स्वीट होते हैं, जो मीठे होते हैं ना, वो फ्रक्टोज की वजह से होते हैं। तो ये वाला तो सही है। नेक्स्ट यहाँ पे है माल्टोज। ये जो माल्टोज है ना, ये वीट, कॉर्न मिल एंड बार्ले में पाए जाते हैं, ये भी सही है। नेक्स्ट यहाँ पे है लैक्टोज, ये पाया जाता है मिल्क में, तो ये भी सही है। स्टार्च इन्होंने लिखा है एग यॉर्क में पाया जाता है, तो ये वाला यहाँ पे इनकरेक्ट है। ये जो स्टार्च है ना, ये प्लांट में भी होता है और ये ब्रेड, राइस एंड पोटैटोज वगैरह में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिफाइंस द मोनाशियस। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि मोनाशियस का क्या मतलब होता है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए। मोनाशियस का मतलब होता है जब किसी भी फ्लावर का मेल एंड फीमेल पार्ट एक ही प्लांट में हो, उसको हम कहते हैं मोनाशियस।
तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। यहाँ पे जो एंड्रोशियम है ये मेल पार्ट ऑफ अ प्लांट होता है और ये जो गाइनोशियम है ना ये फीमेल पार्ट ऑफ अ प्लांट होता है, और जहाँ पे ये दोनों एक ही प्लांट में होते हैं उनको हम कहते हैं मोनाशियस। हिंदी में इसको कहते हैं एकलिंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्पीशीज इज नोन एज ब्लैक लिप्ड पर्ल ओयस्टर फाउंड इन द इंडो पैसिफिक विद इन ट्रॉपिकल कोरल रीफ। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा है कि ब्लैक लिप्ड पर्ल ओयस्टर के नाम से हम किस स्पीशीज को जानते हैं, और ये इंडो पैसिफिक वाला जो रीजन है वहाँ के कोरल रीफ्स में पाए जाते हैं। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, पिंक्टाडाटा मार्गटीफेरा। ये जो ब्लैक लिप्ड पर्ल ओयस्टर होते हैं ना ये ब्लैक कलर के पर्ल यानी काले कलर के मोती को प्रोड्यूस करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज डज गोनिया यूलैक्स बिलोंग्स टू। यहाँ पे कह रहे हैं कि गोनिया यूलैक्स जो होते हैं ये किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, डिनोफ्लैगलेट्स कैटेगरी से ये बिलोंग करते हैं। ये जो डिनोफ्लैगलेट्स कैटेगरी है इसमें सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म आते हैं जिसको कि प्रोटिस्टा के अंडर क्लासिफाई किया गया है। इनमें 2 फ्लैगेला पाए जाते हैं। फ्लैगेला जो होता है ना इनको मूव करने के लिए हेल्प करता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है विच मरीन कैरेटोनॉयड इज अबंडेंट इन ब्राउन सीवीड, मैक्रोएल्गे एंड डाइएटम्स। यहाँ पे कह रहे हैं कि ब्राउन सीवीड, मैक्रोएल्गी एंड डाइएटम्स में कौन सा कैरेटोनॉयड प्रेजेंट होता है। यानी ये जो कैरेटोनॉयड्स होते हैं ना ये इनको कलर प्रोवाइड करते हैं, और यहाँ पे लिखा है ब्राउन। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, फुकोजैंथिन। ये जो कैरेटोनॉयड है ये ब्राउन कलर प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल्ट्रेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट इन ह्यूमंस happens in the kidneys. There is a large number of filtration units present inside the kidneys to help them in doing this job. These filtration units are called. क्वेश्चन इन्होंने बहुत बड़ा लिखा हुआ है लेकिन पूछा इन्होंने सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि फिल्ट्रेशन जो होता है वेस्ट प्रोडक्ट का ह्यूमन बॉडीज में वो किडनी में होता है। किडनी में छोटे छोटे जो फिल्ट्रेशन यूनिट होते हैं ना उनको हम क्या कहते हैं। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, इनको हम नेफ्रॉन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू अ रेटिकुलेट वेनिएशन। यहाँ पे कह रहे हैं कि रेटिकुलेट वेनिएशन से कौन सा रिलेटेड नहीं है। रेटिकुलेट वेनिएशन होता है नेट लाइक स्ट्रक्चर। तो अगर आपने इन सब के पौधे देखे हो तभी आप इसको अच्छे से आंसर मार्क कर पाएंगे, अदरवाइज आपने इसको पहले से पढ़ा हो तब आप इसका आंसर मार्क कर पाएंगे। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, जो मेज होता है उनमें रेटिकुलेट वेनिएशन देखने को नहीं मिलता उनकी पत्तियों में। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फाइलम ऑर्थ्रोपोडा। यहाँ पे कहने की ऑर्थ्रोपोडा का इसमें से कौन सा एग्जाम्पल है। ऑर्थ्रोपोडा में वो सारे एनिमल्स आते हैं जिनके पैर ज्वाइंटेड होते हैं एंड इनमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बटरफ्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द ईयर 1925 who extracted lipids from an erythrocyte sample and found that lipid monolayer are good for measuring molecular surface area versus lateral pressure। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा है कि 1925 में किसने लिपिड को एक्सट्रैक्ट किया था एरिथ्रोसाइट से। इसका मतलब होता है रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल से किसने लिपिड को एक्सट्रैक्ट किया था 1925 में, और ये पाया था कि ये जो लिपिड मोनोलेयर होते हैं इनसे मॉलिक्यूलर सरफेस एरिया और लेटरल प्रेशर निकालना बहुत इजी हो जाता है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, गॉर्टर एंड ग्रेंडेल ने। लास्ट क्वेश्चन है विच लॉ स्टेट्स दैट एंडोथर्मिक एनिमल्स फ्रॉम कोल्ड क्लाइमेट्स हैव स्मॉलर एक्सट्रीमिटीज और अपेंडेजेस दैन क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज फ्रॉम वार्म क्लाइमेट्स। ये क्वेश्चन पहले भी हमने किया है। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है कि कौन सा लॉ ऐसा है जो कि ये बताता है कि कोल्ड क्लाइमेट के जो एनिमल्स होते हैं उनमें जो अपेंडेजेस होते हैं यानी उनके लिम्ब, उनके जो भी चीज़ें होती हैं वो थोड़ी छोटी होती हैं ताकि हीट का लॉस कम हो सके। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, एलेंस रूल। यहाँ पे आपका एंड होता है 61 क्वेश्चन बायोलॉजी का जो कि एसएससी सीजीएल प्री के एग्जाम में पूछे गए थे। यहाँ पे मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको रिवाइज कराने की कोशिश की हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा क्योंकि आप सभी का कमेंट मैं बहुत अच्छे से पढ़ती हूँ। अगर आपने वीडियो लास्ट तक देखी है तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून, कीप लर्निंग, कीप वर्किंग हार्ड।